लिख रहे, लेकिन ये 2 मार्क या फिर 1 मार्क आपको दे के जाता ट्रांसपोर्टेशन में। ओके, 2 मार्क या फिर 1 मार्क। अगर रेलवे आया तो एयरपोर्ट नहीं आता कभी कभार, और अगर एयरपोर्ट आया तो रेलवे नहीं आता, लेकिन मैक्सिमम चांसेस एयरपोर्ट के है, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग के, यानी एयरपोर्ट इंजीनियरिंग के मैक्सिमम चांसेस है। ओके, गेट में। अब ये गेट में ही है क्या सिलेबस? यस एग्जैक्टली, इट इज ओनली इन गेट, नॉट इन एसएससी। एसएससी में कवर्ड नहीं है और पूछते भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ छोटी मोटी थ्योरी कभी टैक्सी वे की वगैरह पूछी जाती है, बाकी थ्योरी नहीं पूछी जाती है। ओके, बाकी वगैरह कुछ भी पूछा नहीं जाता है। ओके, सो दैट्स व्हाई 1 मिनट, दैट्स व्हाई ये सिर्फ और सिर्फ ईएससी, एमपीएससी, मेंस एंड गेट, यहां पे तीनों जगह इंपॉर्टेंट है। ओके, कहां पे इंपॉर्टेंट है? ईएससी, एमपीएससी, एमपीएससी में है जो भी पीएससी एग्जाम है, एमपीएससी हो गया, मध्य प्रदेश एग्जाम हो गया, देन आपका ये भी हो गया अपना स्टेट एग्जाम्स, कोई भी स्टेट एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। नॉट इन पीडब्ल्यूडी वगैरह जो भी आपकी जेई एग्जाम्स है, यानी कि इसका के अपने पीडब्ल्यूडी के वगैरह जो भी एग्जाम्स रहते हैं, आपके महावितरण रहता है, वहां पे वगैरह नहीं पूछेंगे, महावितरण के लिए वगैरह नहीं रहेगा। ओके, सो एमपीएससी एंड गेट, बस इतने ही जगह ये पूछा जाएगा। नॉट इन एसएससी ऑल्सो, एसएससी में भी नहीं पूछा जाएगा। एसएससी भी जो बेसिक क्वेश्चन है, जैसे कि ज्योमेट्रिकल डिजाइन हो गया, पेमेंट डिजाइन हो गया, पेमेंट मटेरियल हो गया, एंड देन ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ट्रैफिक इंजीनियरिंग इज द वास्ट टॉपिक। ट्रैफिक इंजीनियरिंग यहाँ पे मैक्सिममली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नॉट फॉर दिस। एसएससी रेलवे में क्वेश्चन पूछता है, रेलवे के लिए एसएससी के क्वेश्चंस रहते हैं। ओके, सो आओ इसमें अभी देखते हैं कि 2 मार्क के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जाम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट, सभी एग्जाम्स, नॉट फॉर गेट ओनली। ओके, सो कंटेंट, फर्स्ट एयरपोर्ट रनवे जो डिजाइन बाय सिविल इंजीनियर रहता है। ओके, एयरपोर्ट रनवे लेंथ करेक्शन, ये आपको 6 मार्क के लिए या फिर 8 मार्क के लिए आपको यहां पे रहेगा। एयरपोर्ट रनवे लाइन करेक्शन क्वेश्चन कहां पे? आपके डिग्री एग्जाम में। ओके, डिग्री एग्जाम में 8 मार्क के लिए ये क्वेश्चन रहेगा आपको। तो एज वेल एज डिग्री एग्जाम एंड अदर एमपीएससी एंड एसएससी, इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड सेकंड इट इज टैक्सी वे। टैक्सी वे एग्जिट रेडियस, टैक्सी वे एग्जिट रेडियस। अगर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसको बहुत अच्छे से डिराइव करना है आपको, यानी बहुत बढ़िया बढ़िया पढ़ना है काय में, ट्रांसपोर्टेशन 2 के लिए, 8 सेम के लिए, तो इसकी बुक जो है, बुक दैट इज रंगवाला, बहुत छोटी बुक है और बहुत बढ़िया बुक है। अगर आप एमपीसी के लिए पढ़ना चाहते हो तो, और ईएससी के लिए पढ़ना चाहते हो तो, रादर वी गो फॉर एनपीटीईएल। ओके, एनपीटीईएल अगेन बेस्ट। ओके, सो नाउ गेट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और बाकी एग्जाम्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। नाउ लेआउट ऑफ airport, layout of airport. So guys, when we discuss about layout of airport, just like this,
ओके, सी यू। ये आपका टर्मिनल है जहां पे आप टिकट वगैरह निकालते हैं और एंट्री करते हैं। यहां पे आपके प्लेन्स आते हैं। फिलहाल मैं 3 ही दिखा रहा, लेकिन बहुत सारे रहता है। ओके, दैट इज टर्मिनल। ये आपका लोडिंग एप्रॉन। ये आपका रनवे। ये आपका टैक्सी वे, ये वाला। ये वाला आपका हैंगर। हैंगर में प्लेन को साफ सफाई की जाती है, हैंगर में उसका सर्विसिंग किया जाता है। हैंगर में सर्विसिंग किया जाता है। रनवे लेन को, जो भी रनवे यानी टर्मिनल से हम टैक्सी वे से यानी रनवे से मैं टैक्सी वे से टर्मिनल के सामने आता हूं, और टर्मिनल से मैं टैक्सी वे से रनवे पे जाता हूं। ओके, तो रनवे अलग है, टैक्सी वे अलग है। प्लीज, दोनों एक ही रोड नहीं है। रनवे पे जब आप लैंड करते तब वो जो टायर प्रेशर जो रहता है वो आपके रनवे पे गिरता है, लैंडिंग एंड टेक ऑफ बोथ द टाइम्स। क्योंकि वहां पे स्पीड जो रहती है बहुत बड़ी रहती है, इसलिए इसका डिजाइन अलग रहता है। और इसका डिजाइन, ये नॉर्मल स्पीड पे अपने जो प्लेन्स है वो इधर से इधर आते हैं। ओके, तो दैट आर द टैक्सी वे। टैक्सी वे ने आपकी टैक्सी आप वहां पे नहीं लेके जा सकते क्योंकि वहां पे उनके खुद के टैक्सीज रहते हैं। अगर प्लेन आपके कहीं और खड़े हैं, सपोज इधर खड़े हैं, तो आपको टैक्सी वे से वहां तक लेके जाएंगे और वहां पे बाद में प्लेन में बैठाएंगे। ओके, और लेकिन टर्मिनल को ही प्लेन लग रहा है डायरेक्टली, तो डायरेक्टली आप टर्मिनल को ही प्लेन में बैठ सकते हैं। तो टैक्सी वे में आपका टैक्सी भी चलता है। जरूरी नहीं है आप खुद लेके जाएंगे, वो नहीं, उनका जो एयरपोर्ट का रहता है वो, और प्लेन भी वहां से ही आता है। ओके, अगर क्वेश्चन आया कि टैक्सी वे में आप आपकी टैक्सी चला सकते क्या, नो, नहीं चला सकते। आप किसी लेके जाओगे आपका व्हीकल, नहीं लेके जा सकते। बट बसेस ऑफ टर्मिनल्स ऑफ एयरपोर्ट और बसेस ऑफ दैट इसके यानी काय के जो भी बसेस है या फिर कार्स है, काय के जो भी एयरप्लेन में प्लेन में अपन बैठ रहे हैं, सपोज हम बैठ रहे हैं इंडिगो, इंडियन एयरलाइंस। ओके, तो ये दो की इसमें अपन अगर जा रहे हैं तो इंडिगो का खुद का बस रहता है, वो बस आपको प्लेन के पास लेके चले जाएगा अगर वो टर्मिनल पे खड़ा नहीं है। तो टर्मिनल पे खड़ा है तो आपको ही जाके वहां पे बैठना पड़ेगा। ओके, सो सम बेसिक क्वेश्चंस वहां पे रहते हैं। टैक्सी वे पे आप बस भी लेके जा सकते, लेकिन वो काय की रहेंगी, वो आपके इसकी रहेंगी, यानी जो भी प्रोवाइडर है, आपको सर्विस प्रोवाइडर है उसकी रहेंगी, आपकी खुद की नहीं रहेगी। ओके, आप खुद टर्मिनल की इधर पार्किंग में ही रहोगे। इधर पार्किंग रहता है, लेट्स इट इज पार्किंग, दैट पार्किंग इट इज व्हाट, दैट दैट एरोप्लेन पार्किंग। प्लेन बराबर बने नहीं है, ड्राइंग बराबर नहीं है मेरी, बेकार ड्राइंग है, सो आप उतना टेंशन ड्राइंग का लो मत। ओके, ओके, नेक्स्ट। समझ गया ना लेआउट क्या है? तो एनी डाउट?
ओके, सो देखो अभी यानी यहाँ पे जो है ऑन रनवे अबाउट स्पीड 300 kmph, किलोमीटर पर आवर, 300 के आसपास की स्पीड रहती है। ओके, और टैक्सी वे की जो स्पीड रहती है, स्पीड 30 to 40 kmph। जब प्लेन टैक्सी वे से जाएगा तब 30 to 40 kmph से जाएगा, रनवे से जाएगा तो नियर अबाउटली 300 kmph से जाएगा। ओके, टू डेवलप्ड to develop enough of pressure below the bottom of wings both landing and takeoff must done against the wind। तो आपको ये याद रहने को ना, अगेंस्ट द विंड डायरेक्शन। आप लैंड करोगे, टेक ऑफ करोगे तो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ विंड। इसीलिए आप देखना आपका एक यानी एनवायरमेंटल सेंटर भी हर एक एयरपोर्ट पे रहता है विंड डायरेक्शन जानने के लिए। विंड डायरेक्शन जानने के लिए एक एनवायरमेंटल सेंटर वहां पे रहता है, वहां पे विंड डायरेक्शन कौन सी आ रही, कहां से आ रही, वो सब जानने के लिए वहां पे आपको विंड डायरेक्शंस जानने के लिए वहां पे आपको एक यानी अपना एनवायरमेंटल सेंटर वहां पे आपको दिख जाएगा। ओके, वो आपको डायरेक्शंस भी बताएगा कि विंड की डायरेक्शंस कौन सी है, क्या है। तो ये मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है कि बोथ मैक्सिमम एग्जाम्स इज नथिंग बट ईएसी एंड एमपीएससी के डायरेक्शन ऑफ विंड मेरी, वो पूछते कैसी है, ऐसी नहीं पूछते कि अगेंस्ट है करके, वो बोलते कि डायरेक्शन ऑफ विंड अलोंग द ईस्ट डायरेक्शन। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एयरप्लेन टेक ऑफ, एयरप्लेन टेक ऑफ का डायरेक्शन कौन सा रहेगा। ओके, ये पूछते हैं, यानी उल्टा क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, तो ऑब्वियसली अगर ईस्ट डायरेक्शन में मेरे कौन से विंड है या फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मेरे विंड है, तो मेरा टेक ऑफ डायरेक्शन कौन सा रहेगा, साउथ वेस्ट। माई टेक ऑफ डायरेक्शन इट इज साउथ वेस्ट। उसका उल्टा, विंड मेरी ये डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट में मेरी विंड है, तो मेरा टेक ऑफ उसके अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। ये डायरेक्शन से मेरा साउथ वेस्ट में मेरा टेक ऑफ रहेगा और लैंड रहेगा। गॉट इट। ओके, उसका उल्टा डायरेक्शन गाइस। ओके, और ये हमेशा रहेगा, ऑलवेज, ऑलवेज, कभी भी। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट, ये बोल सकते हैं। और ये क्यों है, डेवलप इनफ ऑफ प्रेशर
बिलो द बॉटम ऑफ विंग्स, विच आर द विंग्स? दिस आर द विंग्स, प्लेन के पंख। ओके, तो प्लेन के पंख जो रहते हैं उसके नीचे बराबर विंड्स रहने को ना, इसलिए है ना, प्रेशर बराबर आने को ना, इसलिए। ओके ओके, नेक्स्ट। फिक्सिंग ओरिएंटेशन ऑफ रनवे। तो ऑब्वियसली अभी ये विंड का तो इशू आ गया, तो ऑलवेज 12 मंथ आपका विंड डायरेक्शन कौन सा रहता है, ये जरूरी है भाई। विंड डायरेक्शन कौन सा रहता है, वो विंड डायरेक्शन के हिसाब से ही आपको रनवे का जो भी है वो डिसाइड करना पड़ेगा कि रनवे मेरे कौन से इसमें रहेगा, यानी ये वाले सेगमेंट में रहेगा या फिर ये वाले सेगमेंट में रहेगा, यानी ऐसा रनवे रहेगा या फिर ऐसा रनवे रहेगा, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो वो फिक्सिंग कैसी करेगी? तो इट इज बेस्ड ऑन Windrose diagram, is based on Windrose diagram। जो भी आपका विंडरोज है वो विंडरोज के हिसाब से वो देखा जाएगा। अब विंडरोज क्या रहता भाई? नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। तो सपोज यहां पे इधर आपका विंड की स्पीड ज्यादा है, विंड की स्पीड ज्यादा है, यहां पे आपकी विंड की स्पीड कम है, यहाँ पे आपकी विंड ज्यादा है लेकिन विंड की स्पीड कम है, क्वांटिटी भी कम है। तो इस तरह का ये रहेगा, साइकिल रहेगा। ओके, तो आपको विंड की स्पीड और विंड का ये डायरेक्शंस देखिए, विंड रोज पे आपको थ्योरी आएगा एग्जाम में। ओके, थ्योरी पूछेगा एग्जाम में, दैट इज थ्योरी क्वेश्चन। और ये ईएसी में भी आपका कन्वेंशनल क्वेश्चन जो है वो विंड रोज का फिक्स रहता है। सो थ्योरी क्वेश्चंस ये अपने इसमें है, इसके बुकलेट में है विंडरोज, आप वहां से पढ़ सकते हैं अच्छे से कि ये डायग्राम है। यहाँ पे विंड स्पीड, डेंसिटी उसकी कितने टाइम तक रहेगा, क्या रहेगा, कितना रहेगा, विंड ज्यादा विंड रहेगा, बड़ा रहेगा, उसका डेंसिटी क्या रहेगी, वो सब कुछ ये विंडरोज बताता है। अब जहां पे ज्यादा स्पीड है और जितना टाइम वो ज्यादा रहेगा समर में, यानी 12 मंथ में सबसे ज्यादा जो जहां पे मेरा विंड डायरेक्शन रहेगा, वो विंड डायरेक्शन में मुझे क्या करना पड़ेगा? रनवे कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। यस एग्जैक्टली, रनवे कंस्ट्रक्ट करना रहेगा। ओके, दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शोविंग, क्या क्या शोविंग होता? फर्स्ट डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में विंड जा रहा है वो। सेकंड ड्यूरेशन, कितने दिन के लिए है, कितने घंटे के लिए है, या फिर कितने वीक्स के लिए है, कितने मंथ्स के लिए है। ओके, दैट इज ऑल्सो, जितना बड़ी विड्थ रहेंगी उतना ड्यूरेशन रहेगा, जितनी बड़ी लाइन रहेंगी उतना स्पीड रहेगा। ओके, डायरेक्शन, इंटेंसिटी, और स्पीड। डायरेक्शन तो पहले ही बता दिया, नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में है। ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी, ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी, जितना बड़ा, छोटी लाइन है यानी ड्यूरेशन छोटा है लेकिन बहुत बड़ी स्पीड है। ड्यूरेशन छोटा है लेकिन बहुत बड़ी स्पीड है, ड्यूरेशन बड़ा है, स्पीड कम है, स्पीड कम है।
ओके, ड्यूरेशन बड़ा है, बड़ी बड़ी विड्थ है ना, ड्यूरेशन बड़ा है। ओके, विड्थ बड़ी, ड्यूरेशन बड़ा। ओके, ड्यूरेशन बड़ा, दैट इज स्पीड बड़ी, इंटेंसिटी बड़ी। ओके ओके, नेक्स्ट शो। सपोज हम ये प्लेन के विंग्स है, सपोज ये विंड यहां से इधर आ रही है, दैट विंड कम्स हियर। ओके, तो इसके हेड पे कुछ इस तरह का विंड स्पीड कॉस थीटा रहेगा। कहां पे? इसके हेड पे, हेड विंड। और साइड पे कुछ इस तरह रहेगा W साइन थीटा। व्हाट इज W? W it is wind speed, huh? W it is wind speed. Wind. So ये जो विंड है, क्रॉस विंड, ये क्रॉस विंड, दैट इज क्रॉस विंड। क्रॉस विंड should not be greater than 25 kmph। आप देखते होंगे बहुत बार, आप नागपुर में जाते होंगे बहुत बार, नागपुर में नहीं, नागपुर में जनरली ये नहीं होता, अरुणाचल प्रदेश, ओके, सिक्किम, और वी कैन से ऑल्सो मनाली में एयरपोर्ट नहीं है, मनाली के पहले एक पार्ट है, नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, कुल्लू। ओके, कुल्लू में जब लैंड करने जाते हैं तब मैक्सिममली आपको प्लेन जो है ना वहां पे घूमते हुए दिखता है। विंड बहुत ज्यादा रहती है कभी कभी। सो दोपहर में जनरली प्लेन्स नहीं रहते हैं, अर्ली मॉर्निंग रहते हैं एंड इवनिंग के टाइम रहता है। सो जो दोपहर का टाइमिंग रहता है वहां पे विंड स्पीड ज्यादा होने के कारण टेक ऑफ और लैंडिंग को प्रॉब्लम जाता है, तो क्रॉस विंड ज्यादा रहती है। अगर क्रॉस विंड ज्यादा रही, कितना स्पीड रहा, 25 kmph के ऊपर रहा, तो वी कैन नॉट टेक ऑफ और लैंड। वाई? बिकॉज ऑफ ऐसी हो जाएगा। और वहां पे आप देखो, कभी भी अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, एंड जो भी घाटी का एरिया हो गया, वहां पे मैक्सिमम जो भी है वो एक्सपीरियंस पायलट्स रहते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ ये क्रिटिकल कंडीशंस रहती है लैंडिंग और टेक ऑफ की, जब आपको क्रॉस विंड्स रहती है, और वो क्रॉस विंड्स में आपको क्या करना पड़ता है, टेक ऑफ और लैंडिंग करना पड़ता है, तब थोड़ी दिक्कत जाती है। सो ये क्रॉस विंड आपको कितना केएमपी से ज्यादा नहीं रहने को ना, 25 kmph से आपकी ज्यादा नहीं रहने को। अगर रही तो आपको प्लेन घूमते हुए दिखेगा। कुल्लू में आप बहुत बार देखना आपको, यानी आप अगर लैंड करते हो तो आपको नियर अबाउटली टाइमिंग जो जाता है 10 से 15 मिनट्स टाइमिंग जाता है, अगर आपका 11:30 बजे की फ्लाइट हो तो। टेक ऑफ का टेक ऑफ लैंड का टाइमिंग 11:30 बजे का आसपास का होगा, 9:30 की आपकी इधर से हो, दिल्ली से हो फ्लाइट, तो टाइम लगता है। ओके, आप जाके देखो कभी, पता चलेगा। तो वहां पे हो गया, अरुणाचल प्रदेश में हो गया, वो टाइम लगता है। लेकिन अर्ली मॉर्निंग में देर इज नो इशू, देर इज नो इशू, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में उतना विंड, क्रॉस विंड्स वगैरह नहीं रहता है। तो मैक्सिममली आप देखना क्रॉस विंड्स जो भी है वो, और गोवा आल्सो, गोवा में भी मैक्सिममली जो फ्लाइट्स है वो रात को रहते हैं एंड अर्ली मॉर्निंग रहते हैं। गोवा का भी एक सेम गोवा हो गया। बॉम्बे में वो चीज नहीं रही है अभी, क्योंकि बॉम्बे में एकदम कॉर्नर में नहीं है, सो बॉम्बे में वो चीज को थोड़ा मैटर करके किया है।
लेकिन गोवा में भी देखना आप, गोवा में भी मैक्सिमम फ्लाइट्स आपके जो भी यहाँ से रहेगी वो दोपहर के फ्लाइट जो है वो बहुत कम रहेंगे, और मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी रहेंगी अर्ली मॉर्निंग, एंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं मैं, एंड अर्ली नाइट के टाइम में रहेगी। सो वो सबसे ज्यादा रहेगी। ओके, वाया मुंबई हो गया, वाया दिल्ली हो गया, आप कहीं भी देखोगे तो गोवा में भी आपको प्रॉब्लम जाएगा, गोवा में स्पेशली, नॉट इन मुंबई एंड नॉट कोस्टल रीजन्स पे भी ये प्रॉब्लम जाते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं जाते हैं, कोस्टल रीजन्स में मैक्सिमम प्रॉब्लम विंड के रहते हैं, क्योंकि डायरेक्टली विंड कहाँ से आती है, कोई उसको ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है, समुद्र से डायरेक्टली विंड आती है, ऑब्स्ट्रक्शन कुछ भी नहीं रहते, सो विंड स्पीड ज्यादा रहती है वहां पर। ओके ओके, नेक्स्ट इज इफ क्रॉस विंड, यहां पे लिख लो, इफ क्रॉस विंड इट्स ग्रेटर देन 25 kmph, लैंडिंग इज क्रिटिकल, लैंडिंग इज क्रिटिकल, लैंड करना आपको क्रिटिकल रहता है। मैं वही बोला आपको, 10 से 15 मिनट लैंड करने से पहले कुल्लू में घुमाते हैं, बाद में लैंड करते हैं। ओके, कुल्लू में आपको ये एक्सपीरियंस मिलेगा। और ना ही आप कहीं बाहर जाओ, स्विट्जरलैंड वगैरह वगैरह मत जाओ, लेकिन लेकिन आप वंस इन अ लाइफ आप शिमला भी जाओ, फेब्रुआरी एंडिंग में भी गए तो भी चलेगा, और मार्च फर्स्ट वीक में भी गई तो भी चलेगा। फेब्रुआरी एंडिंग, मार्च फर्स्ट वीक इज द बेस्ट सीजन, एंड ऑल्सो मनाली, शिमला मनाली सही लाइफ है, यानी आपको मजा आ जाएगा, जो भी मजा आप अपने आप बाहर जाके लेने वाले हैं, यानी कहाँ पे, स्विट्जरलैंड वगैरह वगैरह, स्विट्जरलैंड से कम नहीं है इंडिया, बिल्कुल भी कम नहीं है। ओके, नेक्स्ट heading is wind coverage, wind coverage, percentage time or year in which crosswind should not be greater than 25 kmph। कितना परसेंट है कि क्रॉस विंड आपकी 25 kmph से ज्यादा नहीं जाएगी, दैट इज विंड कवरेज। ओके, सो लिख लो गाइस इसके नीचे, क्रिटिकल कंडीशन ऑकर्स रियरली, क्रिटिकल कंडीशन ऑकर रियरली, बहुत कम बार क्रिटिकल कंडीशन ऑकर होगी। रियरली, इफ सच कंडीशन ऑकर, aircraft move sometime air only, आजू बाजू में घूमते रहेगा। ओके, आजू बाजू में घूमते रहेगा। कब तक घूमेगा भाई, कब तक घूमेगा? सो इसके बाद लिखो, एयर ओनली तक लिखा आपने। आफ्टर क्रॉसविंड कम्स लेस देन 25 kmph, क्रॉसविंड आपकी लेस देन 25 kmph से नीचे आ गई,
then it land, then it lands, then it lands. Okay, then it lands. तो ये मेन चीज है विंड के बारे में. ओके, विंड डायरेक्शन आपको विंडरोज देगा. विंडरोज इंपॉर्टेंट है काय के लिए? आपके इसके लिए अगर आपका कन्वेंशनल पेपर होगा, ऑब्वियसली कन्वेंशनल पेपर होगा, कोरोना वोरोना चले जाएगा तब तक. कन्वेंशनल पेपर होगा तो कन्वेंशनल पेपर में आपको क्या विंडरोज के बारे में लिखने के लिए आएगा? यूनिवर्सिटी एग्जाम. एंड ईएससी में भी अल्सो विंडरोज के बारे में लिखने के लिए आता है. एंड क्रॉस विंड आपकी 25 kmph से ऊपर नहीं होना, अभी अपन ने देख लिया. तो ये विंड का क्राइटेरिया रहेगा अपने काय के लिए? रनवे के लिए. ओके, नेक्स्ट. बेसिक लेंथ ऑफ रनवे. बेसिक लेंथ ऑफ रनवे given by aeronautical engineering और एरोनॉटिकल इंजीनियर्स. जो भी एरोनॉटिकल इंजीनियर्स है वो बेसिक यानी आपके बेसिक लेंथ ऑफ रनवे वो देंगे, एरोनॉटिकल इंजीनियर्स देंगे कि कितनी लेंथ लगने वाली है. हम क्या करेंगे? सिविल इंजीनियर्स क्या करेंगे? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी क्वेश्चन आके गया इसके ऊपर. अभी लेस्ट आपके फर्स्ट पेपर में था, लेवल यानी पहला पेपर मॉर्निंग पेपर में क्वेश्चन था. रनवे लेंथ करेक्शन. रनवे लेंथ करेक्शन फर्स्ट, इसमें पहला करेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट. एलिवेशन करेक्शन. गिवन बाय ICAO. What is ICAO now? 1 minute. International Civil Aviation Organization. कभी कभी ये भी पूछ लेते बाबा. ICAO सीरियस है, कभी कभी ये इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं. इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन. इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन पूछ लेते कभी कभी. ओके, नॉट इन गेट. हाँ प्लीज, गेट में नहीं पूछते, बाकी एग्जाम्स में पूछा जाता. थ्री 300 मीटर के ऊपर अगर रहेगा एट हायर एलिवेशन, the density of the air. हायर एलिवेशन यानी क्या? मीन सी लेवल से 300 मीटर ऊपर. ओके, अभी पहले 300 मीटर का देख रहे हैं, मीन सी लेवल से 300 मीटर ऊपर. एट हायर एलिवेशन the density of air will be less. The aircraft
has to run for longer distance to take off. यानी ग्रेटर देन 300 मीटर एलिवेशन के लिए मीन सी लेवल से, जो भी आपका मीन सी लेवल है, मीन सी लेवल अभी हम हमारा मुंबई में है, मुंबई में एयरपोर्ट, दैट इज अवर मीन सी लेवल, पहले कराची में था। सो मुंबई से अपन अगर 300 मीटर ऊपर है, हम तो है चंद्रपुर वासी तो है, नागपुर भी है अपना, ओके, सो दैट इज 300 मीटर अबोव के लिए आपका क्या रहेगा, हायर एलिवेशन पे डेंसिटी ऑफ एयर इज लेस, डेंसिटी ऑफ एयर विल बी लेस, द एयरक्राफ्ट हैज टू run for a longer distance to take off. टेक ऑफ के लिए आपको लॉन्गर डिस्टेंस लगेगा डेंसिटी कम हो जाने के कारण, ओके, लॉन्गर डिस्टेंस लगेगा। तो ये सब कुछ हमको सिविल वालों को निकालना पड़ेगा, ओके, करेक्शन सिविल इंजीनियर करेंगे। एरोनॉटिकल इंजीनियर्स अपने को बेसिक लेंथ देंगे, ओके, तो अपने को बेसिक लेंथ से कोई लेना देना नहीं है। क्या आप एरोनॉटिकल इंजीनियर बन सकते हैं? यस, सिविल इंजीनियर कैन गो टू द एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एंड बेसिकली 2 years का एडिशनल कोर्स रहेगा, जैसे कि आप आर्किटेक्ट का कोर्स कर सकते हैं, वैसे आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का भी कोर्स कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। 2 years एडिशनल कोर्स लगेगा, सेम सिविल इंजीनियरिंग का भी पार्ट रहेगा, लेकिन यहाँ पे मटेरियल्स का सबसे ज्यादा पार्ट रहता है, तो आपको मटेरियल्स पे बहुत कुछ पढ़ाया जाएगा, ओके, वैसे भी अपन मटेरियल पढ़ते ही है। सो नेक्स्ट इट इज, इफ 300 एलिवेशन आपका 300 मीटर से ज्यादा है, तो आपका 7% जो भी है 7% लेंथ इंक्रीज हो जाएंगी। देखो ये एलिवेशन है, ये लेंथ इंक्रीज है, तीन 300 मीटर से ऊपर अगर आपका रहेगा तो जनरली आपकी जो लेंथ है वो 7% बढ़ जाएगी। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा कौन बोल रहा? ICAO बोल रहा, ओके, इंक्रीज लेंथ बाय 7%। if elevation greater than 300 meter, or for every 300 meter of elevation for every elevation for every 300 meter, ये बेटर रहेगा। 600 meter अगेन 7% इंक्रीज, ओके, so that is length, that is first elevation correction. Which correction? Elevation. Second correction, that is temperature correction. Given by ICAO. Given by ICAO. प्रेशर कम रहेगा, सो ऑब्वियसली डेंसिटी कम रहेगी।
डेंसिटी कम रहेगी, डेंसिटी कम रहेगी तो टेम्परेचर कम रहेगा। टेम्परेचर लेस where at higher elevation. हायर एलिवेशन पे प्रेशर कम। अभी थोड़ी देर पहले देखा 300 मीटर के लिए अपन ने देखा प्रेशर कम, डेंसिटी कम, डेंसिटी कम तो प्रेशर कम, डेंसिटी कम तो टेम्परेचर कम। आप जब ऊपर ऊपर जाते हैं एयर पोल्यूशन में अपन ने देखा है ऊपर 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 हम जाते हैं तो हमारा हमारा क्या होता है, कौन सा कम होता है, ए आर कम होता है या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कम होता है या फिर आपका एडियाबेटिक टेम्परेचर कम होता है, एडियाबेटिक कम होता है, एडियाबेटिक लैप्स रेट कम होता है, एटमॉस्फेरिक लैप्स रेट कम होता है। क्या कम होता है? एयर पोल्यूशन किया था रानी महेंद्र? एटमॉस्फेरिक एडियाबेटिक लैप्स रेट कमी होते हैं सर 9.8। एडियाबेटिक लैप्स रेट कमी होते हैं, आता ते कंडिशन्स वर डिपेंड आहे, एटमॉस्फेरिक कंडिशनवर डिपेंड आहे। 9.81 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1 किलोमीटर reduced by 1 किलोमीटर by 1 किलोमीटर। तो यहां पे वो नहीं है, यहां पे 6.5 है। वो हमने एयर पोल्यूशन के लिए देखा, दैट इज फॉर ओनली फॉर पोल्यूशन। यहां वहां पे हमने क्या देखा, ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट देखा। यहां पे हम वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट देखने वाले हैं, दैट इज 6.5 डिग्री रिड्यूसेस पर 1 किलोमीटर। वो भी सामने है, नहीं है ऐसी नहीं है, वो भी सामने है। ओके सो यानी अगर आप एयर पोल्यूशन की बात करेंगे तो दैट इज 9.81, दैट इज ड्राई एडियाबेटिक स्लैब रेट। यहाँ पे वेट एडियाबेटिक स्लैब रेट इट इज नथिंग बट 6.5 डिग्री पर 1 किलोमीटर एलिवेशन। ओके 1 किलोमीटर एलिवेशन कम होगा। ओके तो वो भी अपने को लिखना है, वो भी यहाँ पे लिख के है क्या, या यस देयर इज गिवन। ओके सो लिखो गाइस इसके नीचे, as the elevation is increases or increasing, as the elevation is increasing, the temperature will be reducing। elevation is increasing, temperature is reducing। to cause lesser density, to cause उससे क्या हो रहा, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा तो लेसर डेंसिटी हो रही, to cause lesser density, to cause lesser density, डेंसिटी कम है। ओके lesser density, therefore the aircraft has to run, therefore the aircraft has to run for a longer distance, for a longer distance for टेक ऑफ के लिए उसको लॉन्गर डिस्टेंस लगेगा। क्यों भाई, क्यों लॉन्गर डिस्टेंस लगेगा? क्योंकि वो ग्राउंड पे है। जब वो ग्राउंड पे है 300 मीटर्स अबोव है तो उसको क्या हो रहा है, वो डेंसिटी लेस है। डेंसिटी लेस होने के कारण जो उसके पंख है, पंख में उतना प्रेशर नहीं आएगा जितना प्रेशर उसको होना, कम आएगा। ओके कम आएगा, प्रेशर कम आएगा उड़ने के लिए, टेक ऑफ होने के लिए। क्यों कम आएगा? डेंसिटी कम है इसलिए। अगर ज्यादा डेंसिटी है तो विंड के अपोज में जा रहे भाई, ज्यादा डेंसिटी है विंड के अपोज में जा रहे, ओके विंड के अपोज में जा रहा है, ज्यादा डेंसिटी है जल्दी टेक ऑफ होगा। विंड के अपोज में ज्यादा डेंसिटी इट इज इंपॉर्टेंट, डेंसिटी और स्पीड अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, डेंसिटी एंड स्पीड। डेंसिटी यानी क्या, एटमॉस्फेयर है, खुला एटमॉस्फेयर है, दैट एटमॉस्फेयर उसका मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। एयर का मास, एयर का जो भी मास है दैट एयर मास डिवाइड बाय वॉल्यूम।
दैट इज डेंसिटी। गॉट इट? डेंसिटी ज्यादा होगी टेक ऑफ के लिए इजी रहेगा, डेंसिटी कम होगी टेक ऑफ के लिए लेंथ ज्यादा लगेंगी। लेंथ ज्यादा लगेंगी यानी रनवे लेंथ मुझे ज्यादा करना पड़ेगा, बेसिक रनवे लेंथ मुझे बढ़ाना पड़ेगा। दैट बेसिक रनवे लेंथ जो भी मुझे एरोनॉटिकल इंजीनियर देगा वो मुझे बढ़ाना पड़ेगा। ओके, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा वही तो अपने को निकालना है। ओके, सो नेक्स्ट गाइस, दिस करेक्शन मस्ट बी डन, दिस करेक्शन मस्ट बी डन, मस्ट बी डन, ये अंडरलाइन कर लो, ये लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस करेक्शन मस्ट बी डन आफ्टर एलिवेशन करेक्शन। एलिवेशन करेक्शन के बाद ही मैं टेम्परेचर करेक्शन करूंगा, पहले टेम्परेचर करेक्शन करूंगा देन एलिवेशन करेक्शन करूंगा। रॉन्ग, डायरेक्टली रॉन्ग। पहले क्या होगा? एलिवेशन करेक्शन होगा, आफ्टर दैट वी गो फॉर टेम्परेचर करेक्शन, वी गो फॉर टेम्परेचर करेक्शन। ओके, Air Force reference temperature, ART, Air Force reference temperature, ART, based on temperature survey at airport site, based on temperature survey at airport site, airport reference temperature, ART. okay, that ART it is important क्योंकि अपन ये यूज करने वाले हैं। एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर कभी कभी ये निकालने के लिए भी पूछ लेते हैं ART, यानी एसएससी की एग्जाम में, जनरली एसएससी की एग्जाम में पूछा जाता है, जनरल कभी कभार, नॉट इन एवरी ईयर, वंस इन अ डिकेड, 10 साल के बाद, 10 साल के बाद। जनरली आस्क्स इन, मैक्सिममली आस्क्स इन मेंस, एमपीएससी मेंस, मैक्सिममली आस्क्स इन एमपीएससी मेंस, एमपीएससी मेंस में मैक्सिमम जवाब पूछा जाता है ART। ART इट इज इक्वल्स टू TA प्लस TM माइनस TA डिवाइड बाय 3। अब आप बोलेंगे सर व्हाट इज TA, व्हाट इज TM, व्हाट इज TA? ओके, सो लिखो गाइस, TA ये भी इंपॉर्टेंट है कि TA यानी क्या है? मंथली मीन, मंथली मीन ऑफ द एवरेज डेली temperature for the hottest month, hot month, अपने इधर कौन सा मंथ है भाई? हॉट। फॉर चंद्रपुरियंस पीपल्स देर इज नो हॉट। हम 50 झेल सकते, तो ये क्या है? तो भी हॉटेस्ट मंथ जनरली, विच इज हॉटेस्ट मंथ? मे, इन इंडिया ओनली। बाकी जगह कोई अलग रह सकता। फॉर यूरोपियन कंट्रीज व्हाट, विच मंथ इज हॉटेस्ट मंथ? बता सकता कोई? अरे यूरोप के बारे में आपको उतना पता नहीं है लगता, ठीक है। फॉर अमेरिकन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्री के बारे में नहीं पता, नो इश्यूज, आप होमवर्क करो। यूरोपियन कंट्रीज में कौन सा मंथ हॉटेस्ट रहता है ये भी मुझे कल बताओ। दैट इज आस्क्ड इन जनरल स्टडीज। ओके, जनरल स्टडीज आप एसएससी के लिए अगर आप दे रहे और बाकी इसके लिए दे रहे तो ये पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है। ओके, यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन कंट्रीज, ओके, वहां पे हॉटेस्ट मंथ कब रहता है?
ये मुझे हॉटेस्ट मंथ एंड कोल्डेस्ट मंथ कब रहता है ये मुझे आपको बताना है। ओके, कब रहता है करके। ओके, नीदरलैंड का मत बताना पूरी यूरोपियन कंट्रीज के लिए मैं बोल रहा हूँ, ऑल यूरोपियन कंट्रीज एंड और अमेरिकन कंट्रीज। फॉर एशिया, इन एशियन बहुत बड़े है, तो एशियन के लिए आप अगर रशिया में जाओगे तो कुछ अलग है, दैट इज रशियन कंट्रीज, बट इट इज इन एशिया। सो एशिया में अगर हम देखेंगे तो अपने इधर हॉटेस्ट, सबसे ज्यादा हॉट, दैट इज मई। ओके, मई इज हॉटेस्ट। ओके, तो हॉट में मेरा मई है, तो मई का मैं एवरेज 30 दिन का जो भी मेरा महीना रहेगा उसमें से जो भी मेरा हॉटेस्ट टेम्परेचर रहेगा उसका मीन, यानी मंथली मीन ऑफ एवरेज डेली टेम्परेचर, यानी डेली टेम्परेचर का भी एवरेज, यानी मीन एंड मैक्स उसका भी एवरेज, और उसका उसमें से जो भी मैक्सिमम वाला मेरा रहेगा मंथली मीन ऑफ टेम्परेचर फॉर हॉटेस्ट मंथ ऑफ ईयर, उसका मेरा ये क्या रहेगा टेम्परेचर, टी ए मेरा वो रहेगा। समझे कि आप टी ए यानी क्या है? अगर आपको इसका मंथ देखिए, मई का मंथ, और आपको बोला गया है कि आप यहाँ का निकालो, कहाँ का एयरपोर्ट, आप चंद्रपुर में बना रहे हो तो चंद्रपुर का एयरपोर्ट का आप निकाल रहे हो, तो वहां पे आपको बोला गया है कि आपको मई का अगर टेम्परेचर अपन गिनते तो स्टार्ट अपना होता है 40 से, एंड होता है 47 पे, नियर अबाउटली 39 से स्टार्ट होगा, 39 इट इज स्टार्ट, 48 47 इट इज 8, एवरेज ऑफ दिस टू 30 प्लस 49, इसका एवरेज जो भी रहेगा दैट एवरेज, तो ये एक दिन का हो गया, ऐसी पूरे मंथ का 30 डेज का उसका एवरेज नियर अबाउटली आपका निकलेगा 45 के आसपास, 42 टू 45 के आसपास आपका निकलेगा। तो 42 टू 45 इट इज माई टीए फॉर चंद्रपुरियन पीपल्स। फॉर मूर्ति एयरपोर्ट स्टेशन के लिए 42 पॉइंट समथिंग निकला है मूर्ति के लिए। मूर्ति में आपको बताऊंगा, मूर्ति में अपना ये निकला है, अपना एयरपोर्ट बन रहा है करके राजूरा के पास, पता है क्या आपको? नॉट, जो लोग बिलोंग नहीं करते चंद्रपुर को उनको नहीं पता होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग बिलोंग करते हैं उनको पता है क्या? चंद्रपुर का एयरपोर्ट ये बन रहा है कहां पे? मूर्ति में, राजूरा के पास। ओके, नो इश्यूज, बन रहा है चंद्रपुर से 45 किलोमीटर दूर है, 45 किलोमीटर दूर है मूर्ति करके, राजूरा से 17 किलोमीटर है। ओके, तो वहां पे 42 एंड समथिंग कुछ तो भी निकला है टीए। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज टीएम नाउ? टीएम इट इज इक्वल्स टू monthly mean of maximum daily temperature for the same month. Monthly mean maximum daily temperature 47, average of all the maximum temperature 47, 46, 45, 46, 45 and something, it is for Murti. Okay, so maximum, can I erase this? ये erase कर सकता हूं? हाँ सर। ओके, बोर नहीं हो रहा ना आपको? समझ रहा है ना? यानी बोर हो रहा ठीक है, देखो, दैट इज मैक्सिमम डेली टेम्परेचर, मैक्सिमम डेली टेम्परेचर, एवरेज, प्लीज नोट दिस, एवरेज डेली टेम्परेचर, एवरेज डेली टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर है, मैक्सिमम टेम्परेचर उसका एवरेज, एंड ये मैक्सिमम टेम्परेचर, डेली जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो पूरे मंथ का एवरेज। ओके,
तो इसमें फर्क है। जैसे कि डे मैक्सिमम टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर 1 to 31. So suppose 42 था पहले मैक्सिमम, देन 45 डिग्री सेंटीग्रेड, 36 मीन एंड मैक्सिमम का एवरेज 34 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका भी सबमिशन ऑफ टी ए एवरेज एंड सबमिशन ऑफ टी एम, दैट इज टी एम, दैट इज टी ए। ओके, सो टी ए एंड टी एम ये कैसी रहेगा, ये टी ए इट इज इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ टी ए एवरेज, इट इज इक्वल्स टू डिवाइड बाय 31। कितने डेज है टोटल डेज, टोटल डे इट इज इक्वल्स टू 31। ओके, सो टोटल डे डिवाइड एंड टी एम मैक्सिमम टेम्परेचर, सबमिशन ऑफ टी एम डिवाइड बाय 31, डिवाइड बाय 31। Flight it is equals to flying at a height of about 11 kilometer above the mountain। तो ये जो फ्लाइंग हाइट है माउंटेन में, वो 11 किलोमीटर के आसपास है, 11 किलोमीटर के आसपास है। ओके, नेक्स्ट। अभी ये क्या हो गया मेरा, एयरपोर्ट्स रेफरेंस टेम्परेचर ART हो गया। अभी स्टैंडर्ड, अभी क्या देखेंगे, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड एयरपोर्ट टेम्परेचर SAT about mean sea level, it is 15 डिग्री। प्लीज नोट डाटा 15 डिग्री ये रहता है। तो यहाँ पे वेट एडियाबेटिक लैब रेट्स जो रहता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट पर 1000 मीटर temperature will less 6.5 degree centigrade, that is weight adiabatic lapse rate, वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट पर किलोमीटर के लिए 6.5 रहेगा। ट्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट 9.81 रहेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। ओके, दैट इज स्टैंडर्ड। ये क्या है, मेरा स्टैंडर्ड है। मीन सी लेवल से अगर मेरा कितना है, जितना भी ऊपर रहेगा उसमें से मैं ये हाइट इंटू करके माइनस कर लूंगा तो मेरे को स्टैंडर्ड मिल जाएगा। ओके, मेरे को स्टैंडर्ड मिल जाएगा। यानी जितना जितना आप ऊपर ऊपर जाओगे फ्लाइट के लिए, आपको अगर देखना है तो आप 6.5 किलोमीटर 6.5 डिग्री
सेंटीग्रेड आपका कम हो जाएगा पर किलोमीटर के लिए, ओके, पर किलोमीटर के लिए टेम्परेचर में है। तो इसका कैलकुलेशन वन मिनट गाइस, अरे मामांचा फोन नाही आला, एक मिनिट। हेलो, सो गाइस, calculate, sorry, calculate SAT, standard airport temperature, calculate standard airport temperature about airport site using temperature gradient, ओके, टेम्परेचर ग्रेडियंट से यूज करके निकालना है। यूजुअली वन मिनट, ART, एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर is greater than standard temperature, standard airport temperature. As per ICAO, for 1 degree difference between ART and SAT, the length it is increase, length of runway increase है, increase length of runway by 1%, 1%, ACAO, सॉरी ICAO क्या बोल रहा है कि अगर 1% का अगर डिफरेंस है, क्या में डिफरेंस है, एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर में और स्टैंडर्ड एयरपोर्ट टेम्परेचर में, तो आपको 1% आपकी रनवे लेंथ बढ़ानी पड़ेगी। तो वो कौन सी बढ़ानी पड़ेगी? जो आपकी करेक्टेड आई काय से पहले करेक्टेड काय से कौन सा करेक्शन करना था मुझे? एलिवेशन करेक्शन। एलिवेशन करेक्शन में जो भी करेक्शन रहेगा उसका फिर 1% आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। पहले अपन करेक्शन कौन सा करेंगे? एलिवेशन करेक्शन करेंगे। एलिवेशन करेक्शन हो जाने के बाद मैं टेम्परेचर करेक्शन करूंगा। तो टेम्परेचर करेक्शन मेरा क्या है? पर डिग्री सेंटीग्रेड के लिए 1% आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। एलिवेशन करेक्शन के लिए क्या है? पर 300 के लिए 7% आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। ओके, 300 के लिए 7% इंक्रीज, 1 डिग्री के लिए 1% इंक्रीज। लेकिन वो कौन सा? 7% जो भी हुआ है, यानी एलिवेशन करेक्शन प्लस टेम्परेचर करेक्शन। एलिवेशन करेक्शन अगर कुछ भी नहीं है सो देन टेम्परेचर करेक्शन रहेगा सिर्फ, लेकिन पहले एलिवेशन करेक्शन करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट। समझ रहा है ना? किसी को कोई डाउट नहीं है ना इसमें? गाइस, एनी डाउट अबाउट दैट? नो डाउट? ओके, अब यहां पे ये मेन पॉइंट है। ओके, आफ्टर टेम्परेचर करेक्शन, percentage of length is runway should not be increased 35%। भाई 35% तो इंक्रीज नहीं हो सकता।
परसेंट इंक्रीज लेंथ आपको रिस्ट्रिक्टेड कहाँ तक है, 35% तक है। ओके, इफ 25%, 30%, then take this only. But if value comes nearly 36%, then take 35। 40 भी आ गया तो भी 35 ही लेना है, 35 से ज्यादा अपन नहीं जा सकते। 35% रिस्ट्रिक्टेड है, ज्यादा अपन लेंथ कितना बढ़ा सकते, 35% इन टेम्परेचर करेक्शन। इन विच टेम्परेचर करेक्शन। ओके, लेंथ क्या की बढ़ा रहे हैं अपन, रनवे की लेंथ बढ़ा रहे हैं। ओके, रनवे की लेंथ बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट इट इज ग्रेडियंट करेक्शन। नेक्स्ट इट इज ग्रेडियंट करेक्शन। Last correction. That is third correction. Gradient correction. Given by Federal Aviation Administration. Administration, FAA. Okay, must be done after टेम्परेचर करेक्शन। टेम्परेचर करेक्शन हो जाने के बाद ही हम ग्रेडियंट करेंगे। एलिवेशन देन टेम्परेचर करेक्शन होगा, उसके बाद ही ग्रेडियंट करेक्शन रहेगा। 1% ग्रेडियंट अगर है, 1% इफेक्टिव ग्रेडियंट अगर है, देन आपका इंक्रीज कितना होगा, 20% इंक्रीज। लेंथ आपकी इंक्रीज कितनी होगी, 20% लेंथ इंक्रीज। %20 length is increase. Okay, this is the part. Question number 7 to क्वेश्चन नंबर 7 आप एक काम करो, नहीं मैं ले ही लेता, 1 मिनट, क्योंकि आपको प्रॉब्लम ही जाएगा। पेज नंबर 112 निकालो। पेज नंबर 112, लास्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 7 निकालो उसमें। ये देखो आपको क्वेश्चन नंबर 7 देके हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 सबको दिख रहा है बोर्ड, यानी ये क्वेश्चन विजिबल है गाइस? हाँ सर। हाँ सर। ओके, सो देखो यहाँ पे क्या देखे है, द लेंथ ऑफ
ए रनवे अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन यानी बेसिक लेंथ देखिए आपको अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस इज 1640 आपको देखिए स्टैंडर्ड कंडीशन में देखिए यानी आपको मीन सी लेवल पे वगैरह सब कुछ देखिए वो ओके स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए देखिए यानी बेसिक लेंथ देखिए ओके बेसिक लेंथ कितनी है आपकी 1640 मीटर आपको देखिए द एयरपोर्ट साइट एट एलिवेशन 280 मीटर्स 280 मीटर पे आपका एयरपोर्ट एलिवेशन है वहां का रेफरेंस टेम्परेचर आपका 35 है रेफरेंस टेम्परेचर आपको देखे हैं ओके रेफरेंस टेम्परेचर एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर यानी ART इट इज गिवन इफ द रनवे is to be constructed with effective gradient it is 0.2% आपका ये है यानी ग्रेडियंट देके है then determine the correction या फिर corrected runway length what is the corrected runway length ये आपको पूछा गया है तो क्वेश्चन नंबर 7 अपन सॉल्व करके देखते हैं आप बोर्ड पे उसको देखते हैं ओके सॉल्व इन बोर्ड पे उसको देख लेते हैं ओके क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 117 ओके बेसिक रनवे लेंथ 1640 मीटर सो पहला करेक्शन कौन सा है गाइस एलिवेशन करेक्शन है किसने दिया है ICAO sorry IACO what is IACO what is the full form of IACO सर ICAO ना इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन हाँ ICAO ही है ICAO ओके इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन सो ICAO क्या बोल रहा है ICAO इफ 300 मीटर अगर ज्यादा है तो 7% आपको लेंथ बढ़ानी पड़ेगी तो आपका अभी कितना है 280 है तो आपको कितना बढ़ानी पड़ेगी फिर लेंथ ये आपको निकालना है सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दिस इनटू दिस ये आपको निकालना है यानी आप बोल सकते हैं कि x डिवाइड बाय 280 इट इज इक्वल्स टू 7 डिवाइड बाय 300 सो x इट इज इक्वल्स टू 7 डिवाइड बाय 300 into 280 how much percentage guys increase the length how much percentage please give me the answer हम ये गेट पे वाला क्वेश्चन भी लेंगे उसके बाद ओके 6.53 ओके 6.53% हम बढ़ाने वाले हैं दैट इज x ओके इतना हम बढ़ाने वाले हैं सो लेंथ कितनी है हमारी करेक्टेड रनवे लेंथ 6.53 परसेंटेज है डिवाइड बाय 100 इनटू प्लस और आप डायरेक्टली 6.53 इनटू भी कर सकते हैं डायरेक्ट हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है ओके वो भी आप कर सकते हैं आंसर वही आएगा ओके ये करेक्शन हो गया ये क्या है करेक्शन और ये क्या है मेरा बेसिक लेंथ व्हाट इज आंसर
व्हाट इज आंसर गाइस? क्या रहेगा आंसर? वन 1747.14 146 दैट इज मीटर। इतना मीटर आपकी लेंथ हो गई, इतने मीटर आपकी क्या हो गई? लेंथ हो गई। इसके बाद लेंथ ऑफ रनवे, सॉरी, ये करेक्टेड लेंथ आपकी हो गई। दैट लेंथ आफ्टर एलिवेशन करेक्शन। नेक्स्ट टेम्परेचर करेक्शन। आपको ए आर टी निकालना नहीं है। ए आर टी आपको देखिए, अगर ए आर टी का डाटा देखे तो आप ए आर टी निकाल सकते हैं, लेकिन डाटा गिवन देखे नहीं है। डायरेक्टली आपको क्या देखे? एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर इज गिवन। सो 33.5 डिग्री सेंटीग्रेड आपको देखिए। सो आपका पर 1000 मीटर एलिवेशन अगर आपका ऊपर है तो उसके लिए आपका 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो रहा है। तो आप 850 ऊपर हो, 280 ऊपर हो तो आपका एक्स कितना टेम्परेचर कम होगा? सो टेम्परेचर लेस, या फिर आप उसको वॉट भी बोल सकते हैं। सो वॉट डिवाइड बाय 280 इट इज इक्वल्स टू 6.5 डिवाइड बाय 1000. What is percentage? What is temperature? Degree centigrade into 280. How much degree centigrade, guys? Standard airport temperature at mean sea level it is equals to 15 degree. SAT at airport 15 minus एयरपोर्ट साइड बोल दो आप। How much guys? कैमरा ऑफ हो सकता है मेरा, ऑफ हो गया तो मुझे बता देना। ये कितना था रानी? प्रॉब्लम दे रहा है क्या इसमें, यानी क्या में आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम दे रहा है क्या? ब्लर वगैरह हो रहा है क्या? राहुल, दीप्ति, ललित? नहीं सर, 1.82 1.82 डिग्री सेंटीग्रेड। सो 1.82 डिग्री सेंटीग्रेड ये कम हो जाएगा तो कितना बचेगा फिर? 15 डिग्री स्टैंडर्ड है, 15 में से माइनस करना पड़ेगा मुझे। सो हाउ मच? How much degree guys? 13.18 1 डिग्री सेंटीग्रेड। सो टेम्परेचर करेक्शन के लिए आपको, टेम्परेचर करेक्शन जब रहेगा आपका
temperature correction required for 1 degree difference of airport reference temperature and standard airport temperature greater, increase the length by 1%. Okay, now $33.5 minus 13 point Camera difference. Yes, 1 minute. Off. ओके, बैटरी एफिशिएंसी भी कम हो गई मेरे कैमरा की। पहले बराबर 1.25 घंटा चलते थे, अभी बराबर 1.5 घंटा ही चल रहा है। 15 मिनट से रिड्यूस हो गया। वन मिनट गाइस, मुझे रिज्वाइन करना पड़ेगा। क्लियर है क्या कैमरा? क्लियर है क्या? बोर्ड क्लियर? ओके, सो ये देखो, अब 33.5 इट इज माय ART एंड इट इज माय स्टैंडर्ड एयरपोर्ट टेम्परेचर। तो डिफरेंस कितना है मेरा? इतना डिफरेंस है, यानी कितना परसेंट इंक्रीज होगा? 20.3% इट इज इंक्रीज्ड। 20.3% इट्स इंक्रीज। सो 20.3% इंक्रीज यानी कैसी लेंथ इंक्रीज कर देंगे हम? दैट करेक्शन प्लस लेंथ ऑफ बेसिक रनवे लेंथ नहीं रहेंगी। फिर कौन सी रनवे लेंथ लेना पड़ेगा अपने को? एलिवेशन रनवे लेंथ। ओके, देखो इसके बाद कैसे होगा। लेंथ ऑफ रनवे आफ्टर टेम्परेचर करेक्शन इट इज इक्वल टू, आप ऐसे कर सकते हैं 100% प्लस 20.3 डिवाइड बाय 100, शॉर्टकट है ये, इंटू 1747.146, और वी कैन से ऑल्सो 23.3 डिवाइड बाय 100 इंटू 1743.146 प्लस 47.146। ऐसे जाओ आंसर सेम आएगा। ओके, 100 प्लस 100% प्लस कितना परसेंट बढ़ा रहे हैं? 23% अपन बढ़ा रहे हैं, उसके इससे भी हम जा सकते हैं, यानी 120.3% अपन डायरेक्टली उसको इंक्रीज कर रहा है। हाउ मच गाइस? हाउ मच गाइस? लोग लीव करते करते जा रहे हैं ना, इसलिए मैं पूछ रहा कि लीव करते करते क्यों जा रहे करके। समजत नाही सर, टेम्परेचर करेक्शन रिक्वायर्ड नहीं समझता है? ह्याच टॉपिक टॉपिक जो आहे ना, टेम्परेचर करेक्शन रिक्वायर्ड पासून
इथे हो सर. ओके. यांनी काय म्हटलेलं आहे आपल्या ICAO काय म्हटलेलं आहे की 1 डिग्री डिफरन्स साठी 1% इंक्रीज करायचा आहे. रनवे लेंथ 1 डिग्रीच्या डिफरन्स साठी 1% इंक्रीज करायचा. तर आपला किती डिफरन्स आहे? 20.3 डिग्री डिफरन्स आहे. तर आपण किती करणार इंक्रीज? 20.3% आपण इंक्रीज करणार. म्हणजे इंक्रीज किती करणार आपण? इतकाच इंक्रीज करणार आपण. 20.3% आपण इंक्रीज करणार. 3% आपण इंक्रीज करणार, कारण की 1 डिग्री साठी किती आहे? 1% आहे. तर 20.3 डिग्री साठी किती राहणार? 20.3% राहणार. म्हणून 100% प्लस 20.3% डिवाइड बाय 100 इंटू दिस लेंथ. कोणती लेंथ आहे ही लेंथ बेसिक रनवे लेंथ नहीं है, यानी ये बेसिक रनवे लेंथ नहीं है. ये कौन सी लेंथ है आपकी? ये लेंथ है आपकी एलिवेशन करेक्शन से आई वाली, फ्रॉम द एलिवेशन करेक्शन से आई वाली. इसीलिए एलिवेशन करेक्शन सबसे पहले करना है, बाद में आपको क्या करना है? टेम्परेचर करेक्शन करना है. बाद में आपको टेम्परेचर करेक्शन करना है. बताओ क्या आएगा? क्या आएगा गाइस? आता आता कळलं का राहुल? हो सर. क्या आएगा बताओ. टू 2101.81. 2101.81. ओके. ऐसी भी किए तो भी सेम ही आएगा. 23.3% अपन बढ़ा रहे हैं, दैट इज करेक्शन. और ये आपकी करेक्टेड लेंथ फ्रॉम एलिवेशन. एलिवेशन करेक्शन 2101.81 है ना? यही है ना? दैट इज मीटर. हो सर. ओके. तो अभी ये किससे ज्यादा नहीं जाने को ना? 35% से ज्यादा नहीं जाने को ना. अगर 35% से ज्यादा गया तो रिड्यूस टू 35%. तो इसको चेक भी करना पड़ेगा. इंक्रीजिंग लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ आफ्टर टेम्परेचर करेक्शन, चेंजिंग लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ इंटू 100%. तो चेंजिंग लेंथ आपकी कितनी है? 2101.81 माइनस बेसिक लेंथ कितनी थी? 1640 थी, डिवाइड बाय 1640. कितना परसेंट इंक्रीज हो गई भाई फिर? दैट इज चेंजिंग लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो दैट इज परसेंटेज इंक्रीज. ये आपने करेक्शन किया, करेक्टेड लेंथ माइनस बेसिक लेंथ डिवाइड बाय बेसिक लेंथ. तो यानी चेंजिंग लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इंटू 100% अगर अपन करेंगे, इंटू 100% अगर अपन इंटू 100 करेंगे तो अपने को परसेंटेज में पता चल जाएगा. ये किससे कम रहने को ना? दैट इज लेस देन 35% रहने को ना. इट इज नॉट ग्रेटर देन 35%. इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 35%. तो अगर 35% से ऊपर गई तो उसको 35% पे लाना पड़ेगा मुझे. कितना परसेंट है? 28.15. ओके. 28.15. हेंस ओके. 35% से कम है. अगर 35% से ज्यादा रहते थे तो उसको अपन रिड्यूस करते थे अप टू 35%. ओके. अभी ये लेंथ मेरी फाइनल लेंथ हो गई. क्या के लिए? ग्रेडियंट करेक्शन के लिए फाइनल लेंथ हो गई. देन इसके बाद हम क्या करेंगे? ग्रेडियंट करेक्शन करेंगे. लास्ट ग्रेडियंट करेक्शन. ये आपको 2 मार्क के लिए पूछता है गेट में, और 8 मार्क के लिए पूछता है 8 सेम में. 2 मार्क एंड 8 मार्क. ओके. सो थर्ड, ग्रेडियंट करेक्शन FAA.
ओके, FAA ने दिया है। तो 1% के लिए ग्रेडियंट 1% के लिए कितना बढ़ाना है आपको, यानी 20% इंक्रीज करना है ग्रेडियंट, अगर आपका 1% है तो अपना कितना है, अपने को निकालना है, अपना ग्रेडियंट कितना देके है 0.2% देके है। तो 0.2% के लिए कितना परसेंट इंक्रीज करना पड़ेगा, 1% के लिए 20% इंक्रीज करना पड़ेगा लेंथ। ये क्या है, ग्रेडियंट। ये क्या है, इंक्रीज लेंथ। तो अपना ग्रेडियंट अभी कितना है, 0.2% है। 0.2% के लिए कितना परसेंट अपने को इंक्रीज करना पड़ेगा, बताओ। बताओ गाइस। प्लीज गिव मी द आंसर। 4%. या 4%। 4%, तो 4% मुझे इंक्रीज करना है, यानी किसको 4% इंक्रीज करना है, 4% मुझे ये लेंथ को इंक्रीज करना है। सो 4% मुझे इंक्रीज करना है ये लेंथ को। तो फाइनल लेंथ ऑफ रनवे आपका कितना हो जाएगा, अभी ये मेरी होगी फाइनल लेंथ। फाइनल लेंथ ऑफ रनवे इट इज इक्वल टू 100 plus 4 divided by 100 into 2101.81. How much? That 2101.81 it is temperature correction से जो भी निकली है लास्ट वाली लेंथ। How much? How much guys? Two 2185.88. 2185.88 2186 मीटर। 1640 होती, 1640 था, 1640 से कितना हो गया 2186, यानी डायरेक्टली 400 मीटर बढ़ गया। 400 नहीं, 500 मीटर, नियर अबाउट 500 मीटर बढ़ गया। ओके, तो इतनी लेंथ आपकी करेक्शन के कारण बढ़ी है। तो ये करेक्शन पे क्वेश्चन आता है। आप प्रीवियस लास्ट अभी जो आया वाला क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर सकते, वो आपको देखे है मैंने मेडिसी की इसमें मॉर्निंग की इसमें पूछा गया है, तो आप सॉल्व करके देखो। कल अपन उसको भी देखेंगे और बाकी क्वेश्चंस भी अपन सॉल्व कर लेंगे। टैक्सी वे का करेक्शन सभी होने का है, कल ये चैप्टर ओवर हो जाता है, यानी कल आपका एयरपोर्ट इंजीनियरिंग खत्म। ओके, कल अपन 4 PM को लेंगे, क्योंकि आज मेरा कुछ प्रॉब्लम था इसलिए मैंने आपको 7 यानी 6:45 को लिया, लेकिन